दोस्तों, रात की गहरी खामोशी में कुछ आवाजें दबी होती हैं। कुछ ऐसी चीखें जो सुनी नहीं जाती और कुछ ऐसे राज जो कभी उजागर नहीं होते। लेकिन जब अतीत का अंधेरा वर्तमान पर हावी होने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि कोई अनदेखी शक्ति अपना हिसाब पूरा करने आई है। अयान और नफीसा के लिए यह बस एक पुरानी अधूरी कहानी थी। एक ऐसी हवेली जहां सालों पहले अजीबोगरीब मौतें हुई थीं। लेकिन जब उन्होंने सच जानने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ आत्माएं अब भी अपने इंसाफ के इंतजार में थीं और कुछ ऐसी ताकतें थीं जो कभी मरती नहीं। क्या यह सिर्फ भूतों की एक कहानी थी या फिर यह आखिरी मुलाकात किसी और भयावह अंत की शुरुआत थी? नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं, इस कहानी का नाम है आखिरी मुलाकात। दोस्तों, यह कहानी डरावनी होने के साथ साथ रहस्यमयी भी होने वाली है। तो चलिए बिना कोई वक्त गंवाएं आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। घना कोहरा हर चीज को अपनी चादर में समेट चुका था। वीरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अयान अपनी कार में अकेला चला जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? वह जिस रास्ते से जा रहा था वो शहर के पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। इस जगह के बारे में कई कहानियां थीं। लोग कहते थे कि यहां कुछ अजीब होता है, पर अयान को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज आज उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। अचानक घने कोहरे के बीच उसे सड़क किनारे एक परछाई दिखाई दी। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसने हाथ उठाया जैसे किसी से लिफ्ट मांग रही हो। अयान ने सोचा कि इतनी रात में कोई औरत इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही होगी। वो थोड़ी देर रुका, फिर खिड़की का शीशा नीचे कर पूछा, कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। अयान की सांसें थम गईं। वह चेहरा उसने पहले देखा था। उसकी मंगेतर सारा, जो 1 साल पहले मर चुकी थी। अयान का शरीर बेजान हो गया। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सारा का चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गहरी, उदास और कुछ कहने को बेताब। तुम यहां कैसे? अयान के मुंह से बस इतना ही निकला। सारा ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझसे वादा किया था अयान कि तुम मुझसे आखिरी मुलाकात करोगे, लेकिन तुम नहीं आए। मैं इंतजार करती रही। अयान को याद आया, सारा की मौत से 1 दिन पहले उसने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन बिजी होने के कारण अयान नहीं जा सका। उसके अगले दिन सारा की एक रहस्यमयी मौत हो गई थी और वो हमेशा खुद को दोषी मानता था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। सारा, मुझे माफ कर दो। सारा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सिहरन थी। अब माफी नहीं अयान, सिर्फ आखिरी मुलाकात। अचानक कोहरा और घना हो गया। कार की हेडलाइट्स फड़कने लगीं। अयान ने डर कर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब देना बंद कर दिया। फिर सारा धीरे धीरे कार के अंदर घुसने लगी। नहीं दरवाजा खुला, न खिड़की, लेकिन वह अंदर आ गई। उसके हाथ ठंडे थे, बर्फ जैसे। उसने अयान का चेहरा छुआ और अचानक अयान को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुईं। सुबह लोगों ने देखा कि अयान की कार कब्रिस्तान के पास खड़ी थी, लेकिन वह खुद नहीं था। पुलिस ने पूरी जगह छान मारी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं, जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है तो घने कोहरे में एक परछाई दिखाई देती है। सफेद कपड़ों में एक औरत जो किसी का इंतजार कर रही होती है, शायद किसी और आखिरी मुलाकात के लिए। अयान के लापता होने के कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कई बार उस इलाके में खोजबीन की, लेकिन सब बेकार था। अयान का परिवार और दोस्त सदमे में थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरी हुई थी उसकी बहन नफीसा। नफीसा जानती थी कि अयान किसी न किसी मुसीबत में फंस चुका है। उसे हमेशा लगता था कि सारा की मौत साधारण नहीं थी, लेकिन जब से अयान गायब हुआ उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह देखती कि अयान एक अंधेरे कमरे में बैठा है जहां बस एक मोमबत्ती जल रही है। सामने सारा खड़ी है, मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। तुमने मुझसे आखिरी मुलाकात नहीं की नफीसा, अब समय आ गया है। सारा की आवाज उसके कानों में गूंजती। नफीसा ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अयान के सबसे करीबी दोस्त विक्रम को अपने साथ लिया और उसी रात उस रास्ते पर जाने का फैसला किया जहां अयान आखिरी बार देखा गया था।
रात के करीब 2 बजे थे। घना कोहरा फिर से पूरे रास्ते पर फैल चुका था। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, कार की हेडलाइट्स धीमी होने लगीं। इंजन भी हल्का हल्का लड़खड़ाने लगा। नफीसा, ये ठीक नहीं लग रहा, विक्रम ने घबराकर कहा। हमें आगे बढ़ना होगा, कुछ तो यहां छिपा है, नफीसा ने दृढ़ता से कहा। तभी अचानक सड़क किनारे सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखाई दी। वही परछाई जिसके बारे में लोग बातें करते थे। नफीसा ने कार रोकी और जैसे ही वह बाहर निकली, परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वह उनकी ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब आई, उसकी पहचान स्पष्ट होने लगी। वह सारा थी। सारा की आंखें गहरी काली थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद, होंठ सूखे और नीले। उसने नफीसा की ओर हाथ बढ़ाया। आखिरी मुलाकात का समय आ गया है, सारा ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक नफीसा के दिमाग में एक झटका सा लगा। उसे अय्यान की बातें याद आईं जो उसने सारा की मौत के बाद बताई थीं, कि सारा उससे किसी जरूरी बात के लिए मिलना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा की मौत के पीछे कोई रहस्य था। नफीसा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, सारा, तुमने अय्यान को कहाँ रखा है? सारा की मुस्कान और डरावनी हो गई। जहां मैं हूं वहीं वह भी है। और फिर उसने अपने लंबे ठंडे हाथों से नफीसा का हाथ पकड़ लिया। नफीसा को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह हवा में तैर रही है। सब कुछ धुंधला होने लगा। जब उसकी आंखें फिर खुलीं, तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाई। वही कमरा जो उसने अपने सपनों में देखा था। सामने मोमबत्ती जल रही थी और वहीं कोने में बैठा था अय्यान। भैया, नफीसा ने चीख कर कहा। अय्यान की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी थीं, चेहरा उतरा हुआ था। जैसे ही उसने नफीसा को देखा, उसकी आंखों में आशा की किरण जगी। नफीसा, तुम यहां कैसे आई? सारा ने मुझे खींच लिया। लेकिन यह जगह क्या है? अय्यान ने कांपती आवाज में कहा। यह उनका संसार है, जो अधूरे वादों में जीते हैं, जो मौत के बाद भी इंतजार करते हैं। सारा को इंसाफ चाहिए। नफीसा को अब सब समझ आ चुका था। सारा की मौत किसी दुर्घटना से नहीं हुई थी, बल्कि उसे मारा गया था। किसने किया यह सब? अय्यान ने थरथराते हुए कहा। विक्रम। नफीसा का दिल दहल गया। विक्रम, जो अभी बाहर कार में था, वही सारा का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन असल में उसने सारा को मार दिया था। नफीसा को अचानक तेज रोशनी महसूस हुई और अगले ही पल वह फिर से सड़क पर थी। विक्रम कार के पास खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर था। नफीसा ने पुलिस को बुलाया और विक्रम को गिरफ्तार करवाया। जांच में पता चला कि विक्रम को सारा और अय्यान के रिश्ते से जलन थी और उसने सारा को धोखे से बुलाकर एक सुनसान जगह पर मार दिया था। लेकिन जब पुलिस विक्रम को ले जा रही थी, तभी घने कोहरे में फिर वहीं पर छाई दिखाई दी। सारा खड़ी थी, अब मुस्कुराते हुए। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, बस शांति थी। अब मैं जा सकती हूं। सारा की फुसफुसाहट हवा में घुल गई और फिर वह धीरे धीरे कोहरे में समा गई। अय्यान तो बच गया, लेकिन जब भी कोई रात के 2 बजे उस सड़क से गुजरता है, उसे कोहरे में एक हल्की सी परछाई अब भी दिखती है। कहते हैं, कुछ आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती और कुछ मुलाकातें सच में आखिरी नहीं होती। सारा को इंसाफ मिल चुका था। विक्रम जेल में था और अय्यान अपने परिवार के पास लौट आया था। धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगीं, लेकिन अय्यान अब भी रातों को चैन से सो नहीं पाता था। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, उसे सारा की आवाज सुनाई देती। क्या सच में यह आखिरी मुलाकात थी? अय्यान। नफीसा और अय्यान को लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कमरे की लाइट अपने आप जल जाती, कभी शीशों में परछाइयां दिखतीं और कभी आधी रात को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती। एक रात जब अय्यान बिस्तर पर लेटा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। वह उठकर बैठा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लेकिन तभी उसने शीशे में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन शीशे पर धुंधली लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, नंदिता। ये नंदिता कौन थी? नफीसा और अय्यान दोनों इस नाम से अनजान थे। उन्होंने सारा की पुरानी तस्वीरें और उसके डायरी के कुछ पन्ने खंगाले, और जो उन्हें पता चला वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नंदिता सारा की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक रात वह अचानक लापता हो गई थी।
किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गई। सारा उसकी तलाश में लगी रही, लेकिन कभी कुछ पता नहीं चला। अयान को समझ नहीं आया कि सारा की आत्मा अब नंदिता के बारे में क्यों इशारा कर रही थी। अयान और नफीसा ने आखिरकार तय किया कि उन्हें फिर से उस जगह जाना होगा जहां पहली बार सारा का भूत दिखा था। वे रात के 2 बजे कब्रिस्तान पहुंचे। कोहरा घना था, ठंड और डर दोनों बढ़ चुके थे। जैसे ही वे कब्रों के पास पहुंचे, अचानक उन्हें हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी लड़की की थी जो बहुत दर्द में थी। कौन है वहां? नफीसा ने हिम्मत करके पूछा। कोहरा हटने लगा और उनके सामने एक कमजोर, मुरझाई हुई परछाई उभरने लगी। यह नंदिता थी, लेकिन उसकी हालत बहुत भयानक थी। उसकी आंखें खोखली थीं, शरीर पर जगह जगह घाव थे और उसने एक पुरानी फटी हुई सफेद ड्रेस पहन रखी थी। उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया। नंदिता की ठंडी आवाज आई। अयान और नफीसा स्तब्ध रह गए। किसने? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? नंदिता ने जो बताया वह और भी डरावना था। विक्रम ही मेरा भी हत्यारा था। उसने बताया कि सालों पहले विक्रम ने नंदिता के साथ भी कुछ भयानक किया था। जब वह सारा और अयान के रिश्ते के बारे में जान गया तो उसे फिर से जलन होने लगी। लेकिन सारा बहुत होशियार थी। उसने नंदिता की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की और इसीलिए विक्रम ने उसे भी मार दिया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। सारा केवल अपनी मौत का बदला नहीं चाहती थी, वह नंदिता की आत्मा को भी मुक्ति देना चाहती थी। अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। विक्रम, जो जेल में था, उसी समय चीखने लगा। जेल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ कि उसके सेल में अचानक खून के निशान उभर आए और वह खुद दीवार पर खींचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास बुला रही हो। विक्रम की चीखों के साथ ही कब्रिस्तान में खड़ी नंदिता की आत्मा मुस्कुराई। अब मुझे मुक्ति मिल सकती है। धीरे धीरे उसकी परछाई फीकी पड़ने लगी और वह धुएं की तरह गायब हो गई। इसके बाद अयान और नफीसा की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। सारा और नंदिता की आत्माओं को शांति मिल चुकी थी। लेकिन अगर रात के 2 बजे आप उस कब्रिस्तान से गुजरें तो हल्की सी हंसी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि सारा और नंदिता अब पूरी तरह जा चुकी है, लेकिन कुछ का मानना है कि अधूरी रूहें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। शायद एक और आखिरी मुलाकात बाकी हो। अयान और नफीसा को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। विक्रम की रहस्यमयी मौत के बाद सारा और नंदिता की आत्माएं शांति पा चुकी थीं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। अयान को अब भी रात में अजीब सपने आते थे, लेकिन इस बार वे सारा या नंदिता के बारे में नहीं थे। वह सपने में खुद को एक अंधेरे कुएं में गिरता हुआ देखता। कुएं की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरतीं, लंबी पतली परछाइयां जो लगातार उसकी ओर बढ़ रही थीं। कुएं के नीचे गहराई में 2 लाल आंखें चमकतीं और तभी एक ठंडी आवाज गूंजती। तुमने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन जिनका इंसाफ अभी बाकी है। अयान हर बार इस सपने से पसीने में भीगा हुआ उठता, लेकिन अब उसने डरना बंद कर दिया था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ उसका वहम था। लेकिन फिर अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। एक दिन नफीसा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं। नफीसा ने तुरंत उस नंबर को कॉल किया, लेकिन उधर से सिर्फ सफेद शोर, मतलब स्टैटिक नॉइज सुनाई दी, जैसे किसी पुरानी रेडियो से आती है। फिर अचानक उस शोर के बीच एक धीमी फुसफुसाहट आई, मेरे साथ और भी हैं। अयान और नफीसा ने तय किया कि वे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएंगे। वे विक्रम की पुरानी फाइलें निकालने लगे। उन्हें पता चला कि विक्रम का एक फार्म हाउस था जो शहर के बाहरी इलाके में घने जंगलों के बीच था। हमें वहां जाना होगा, अयान ने कहा। रात के 12 बजे वे फार्म हाउस पहुंचे। जगह सुनसान थी, चारों ओर सिर्फ सूखी घास और अंधेरा। हवेली जैसी दिखने वाली उस पुरानी इमारत के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखे, खून से बने हाथों के निशान। यह जगह कुछ छिपा रही है, नफीसा ने कांपते हुए कहा। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वहां से एक भयानक बदबू आ रही थी। उन्होंने एक लकड़ी के फर्श को हटाया और जो उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां कई कंकाल दबे हुए थे। नफीसा ने अपने फोन की टॉर्च से हड्डियों को गौर से देखा। तभी उसे एक चीज दिखी, एक चूड़ी जो अब भी हड्डी से लटकी हुई थी। यह नंदिता की है, मतलब यहां और भी हत्याएं हुई थीं।
सिर्फ सारा और नंदिता ही नहीं। अचानक कमरे की लाइट जलने बुझने लगी, एक ठंडी हवा चलने लगी और फिर चारों तरफ परछाइयां उभरने लगीं। हर कोने से औरतों की चीखें गूंजने लगीं। उन्होंने हमें यहां मारा, हमें इंसाफ चाहिए। अचानक दीवारों पर खून से नाम उभरने लगे। ये उन सभी लड़कियों के नाम थे जिन्हें विक्रम ने बेरहमी से मारा था। हमें छोड़कर मत जाओ। अचानक अयान और नफीसा को ऐसा लगा कि वे हिल नहीं पा रहे। अदृश्य हाथों ने उन्हें जकड़ लिया था। उनकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और सब कुछ अंधेरे में चला गया। जब अयान और नफीसा की आंखें खुलीं, वे फार्म हाउस के बाहर थे। पुलिस की गाड़ियां वहां थीं और कुछ मजदूर जमीन की खुदाई कर रहे थे। पुलिस को वहां से और भी लाशें मिलीं। नफीसा और अयान को इस बात का संतोष था कि उन मासूम आत्माओं को अब न्याय मिल रहा था। लेकिन जब वे जाने लगे, तब नफीसा ने पीछे मुड़कर देखा। फार्म हाउस की टूटी हुई खिड़की में धुएं जैसी परछाई खड़ी थी और फिर हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी। तुमने सिर्फ शुरुआत की है, यह आखिरी मुलाकात नहीं है। अयान और नफीसा को लगा कि उन्होंने उस रहस्य से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उस रात जब नफीसा अपने कमरे में थी, उसका फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस अननोन कॉलर लिखा था। डरते डरते उसने फोन उठाया। उधर से पहले कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, तुमने हमें न्याय दिला दिया, लेकिन वो अब भी जिंदा है। नफीसा के रोंगटे खड़े हो गए। कौन जिंदा है? उसने घबराकर पूछा। लाइन कट गई। अगली सुबह अयान और नफीसा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने उन्हें बताया कि विक्रम की मौत जेल में हुई थी, लेकिन कुछ अजीब चीजें भी हुई थीं। पहली चीज, विक्रम के मरने से पहले वह लगातार किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा था, जैसे वह किसी को देख रहा हो। दूसरी चीज, उसकी लाश पर किसी ने नाखूनों से खरोंच के निशान बनाए थे, लेकिन वह अकेला था। और तीसरी चीज, मरने से पहले उसने एक नाम लिया था, डॉक्टर कपूर। ये डॉक्टर कपूर कौन है? नफीसा ने पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक पुरानी फाइल निकाली। डॉक्टर राजेश कपूर, एक मनोचिकित्सक जो विक्रम का इलाज कर रहा था, लेकिन कुछ साल पहले वह गायब हो गया। अयान और नफीसा ने डॉक्टर कपूर के बारे में पता लगाना शुरू किया। उन्हें पता चला कि वह एक पुरानी बंद पड़ी मानसिक अस्पताल में काम करता था, जो शहर के बाहरी इलाके में था। हमें वहां जाना होगा, अयान ने कहा। रात के 1 बजे वे अस्पताल पहुंचे। जगह वीरान थी, दीवारों पर दरारें थीं और हर कोने में अंधेरा पसरा था। जैसे ही वे अंदर गए, उनके फोन और टॉर्च की लाइटें झपकने लगीं। तभी अचानक एक कुर्सी अपने आप खिसक गई। हमें यहां नहीं आना चाहिए था, नफीसा फुसफुसाई। लेकिन तभी अस्पताल की दीवार पर एक छाया उभरी, किसी आदमी की परछाई जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने उसे मार दिया, लेकिन असली राक्षस मैं हूं। अयान और नफीसा ने पीछे देखा। एक आदमी की आकृति धीरे धीरे धुंध से उभर रही थी। डॉक्टर कपूर, अयान ने हिम्मत करके पूछा। डॉक्टर कपूर ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, मैं ही विक्रम को सिखाता था लड़कियों को मारने की कला। यह सिर्फ उसकी बीमारी नहीं थी, बल्कि मैंने उसे इंसानों को खिलौना समझना सिखाया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। विक्रम सिर्फ एक मोहरा था, असली शैतान डॉक्टर कपूर था। अचानक अस्पताल की सारी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। हवा में लड़कियों की चीखें गूंजने लगीं। सारा, नंदिता और बाकी सभी आत्माएं एक साथ प्रकट हो गईं। हमें न्याय चाहिए। सारा और नंदिता ने डॉक्टर कपूर की ओर इशारा किया। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। नहीं, मुझे मत ले जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर कपूर की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठीं और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। कुछ ही पलों में वह राख में बदल गया। अस्पताल में सब कुछ शांत हो गया। आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। लेकिन जब अयान और नफीसा बाहर निकले, उन्होंने अस्पताल के दरवाजे पर एक खून से लिखा वाक्य देखा, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। क्या यह सच में आखिरी मुलाकात थी? डॉक्टर कपूर की मौत के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। अयान और नफीसा ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खौफ अब भी बाकी था।
डॉक्टर कपूर के मरने के कुछ दिनों बाद अयान ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। उसे रात में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसके कमरे के शीशे पर बार बार एक ही नाम लिखा मिलता, अर्जुन। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह पलटता तो वहां कोई नहीं होता। अर्जुन कौन है? नफीसा ने चिंता से पूछा। अयान और नफीसा ने पुलिस से डॉक्टर कपूर का पुराना सामान मंगवाया। उसमें एक पुरानी धूल भरी डायरी थी। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया और जो पता चला उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, विक्रम मेरा सबसे अच्छा शिष्य था, लेकिन असली मास्टर प्लान अर्जुन के लिए था। वह मेरा सबसे बड़ा प्रयोग होगा। अर्जुन जिंदा है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पते का जिक्र था, एक पुराना जलता हुआ चर्च जिसे कई साल पहले एक रहस्यमयी आग में नष्ट कर दिया गया था। अयान और नफीसा ने उस जगह जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो चर्च के चारों ओर अजीब सा माहौल था। जली हुई लकड़ियों की गंध अब भी हवा में थी, और वहां एक कब्र थी जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक तारीख थी, 21 मार्च 1995। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अचानक कब्र के पास की जमीन दरकने लगी। काले धुएं का एक गुब्बार उठा और वहां एक परछाई उभरी, लंबी, पतली, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। यह अर्जुन था। अर्जुन ने एक धीमी डरावनी आवाज में कहा, तुमने डॉक्टर कपूर को मारा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अचानक चर्च की टूटी हुई दीवारें हिलने लगीं। जमीन फटने लगी और उसमें से काले हाथ निकलने लगे, जैसे कई आत्माएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। विक्रम और कपूर सिर्फ मेरे प्यादे थे, असली शिकारी मैं हूं, और अब तुम्हारी बारी है। अचानक चर्च के अंदर भयानक चीखें गूंज उठीं। अयान और नफीसा ने भागने की कोशिश की, लेकिन चर्च के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। आखिरी चीज जो दिखाई दी वह अर्जुन की मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिससे साफ था कि यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन की काली आंखें अयान और नफीसा पर जमी थीं। चर्च की टूटी दीवारों से रहस्यमयी फुसफुसाहटें आ रही थीं। हवा में अजीब सा कंपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। तुम्हें लगा कि यह कहानी खत्म हो गई, अर्जुन की आवाज गूंजी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अचानक चर्च की फर्श फटने लगी और वहां से सारा, नंदिता और बाकी सभी मरी हुई लड़कियों की आत्माएं प्रकट हुईं। लेकिन इस बार वे डरी हुई नहीं थीं। वे शक्तिशाली लग रही थीं, जैसे अब वे खुद अपने हथियारों से बदला लेने आई थीं। तुम्हारा अंत आ गया है अर्जुन, सारा की आत्मा ने कहा। अर्जुन जोर से हंसा। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, मैं अंधकार हूं। लेकिन तभी चारों ओर हल्की सफेद रोशनी फैलने लगी। आत्माओं ने मिलकर अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। उसकी काली आंखों में डर झलकने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा। सारा और नंदिता ने अपने हाथ उठाए और अर्जुन के शरीर से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आत्माओं ने उसे जमीन के अंदर खींचना शुरू कर दिया। अर्जुन चीख रहा था, लेकिन अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। आखिरी बार उसने अयान और नफीसा की तरफ देखा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह जमीन में समा गया। चर्च की टूटी हुई दीवारें अब शांत हो गईं। अंधेरा मिट चुका था। आत्माएं मुस्कुराईं और एक एक करके सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। सारा की आत्मा ने जाते जाते अयान से कहा, अब यह सच में आखिरी मुलाकात थी। अयान और नफीसा चर्च से बाहर निकले। सूरज उग रहा था। एक लंबी डरावनी रात का अंत हो चुका था। अब कोई आत्मा नहीं भटकेगी, कोई और निर्दोष नहीं मरेगा। यह कहानी, जो एक आखिरी मुलाकात से शुरू हुई थी, आज सच में आखिरी बार पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ शब्दों में खत्म होती हैं, लेकिन उनकी परछाइयां हमेशा हमारे आसपास बनी रहती हैं। अयान और नफीसा ने एक भयावह रहस्य से पर्दा उठा दिया, लेकिन क्या उन्होंने सच में उस अंधेरे को मिटा दिया या बस उसे कहीं और भेज दिया? हो सकता है कहीं किसी और वीरान जगह पर, किसी और की किस्मत में यह खौफनाक सफर फिर से शुरू हो, क्योंकि कुछ मुलाकातें सच में आखिरी नहीं होती। तो दोस्तों,
आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।